हेलो दोस्तों, स्टडी मोड में आपका स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2020-21 ये सेट 3 है। मैं आपको महत्वपूर्ण प्रश्न देता हूं साइंस से रिलेटेड, और मैं बार बार बोलता हूं कि अगर ऐसे ही आप टेस्ट लगाते चलिएगा तो जो एग्ज़ाम 14 मार्च 2021 तथा 21 मार्च 2021 को होने वाला है, टोटल उसमें 30 प्रश्न आते हैं साइंस के। इस 30 प्रश्न में से 25 प्रश्न आप पक्का लगा लीजिएगा, ठीक। और डेली बेसिस पर जो मैं वीडियो दे रहा हूँ, क्वेश्चन को पूरा विस्तार से मैं बता रहा हूँ, हर पॉइंट समझा रहा हूँ, वहाँ से हर वीडियो से 4 से 5 प्रश्न आपका कन्फर्म हो जाएगा। तो ये वीडियो ध्यान से देखिएगा, और इतना मुझे दावा है कि साइंस में आपका एक भी क्वेश्चन नहीं गलत होगा। आप आराम से क्वेश्चन कर कर आइएगा, और अगर साइंस में आप अच्छा से क्वेश्चन कर लेते हैं तो रिजल्ट भी आपका कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए स्टार्ट कर। आपके सामने सबसे पहला क्वेश्चन है कि क्यूरी किसकी इकाई है। क्यूरी किसकी इकाई है, ये जो यूनिट है क्यूरी किसकी है, तो इसका आंसर हो जाएगा रेडियो एक्टिव धर्मिता की। ठीक, रेडियो धर्म एक्टिव धर्मिता की खोज किसने की थी, ये हेनरी बेक्रुल ने की थी। उसके लिए 1903 में उनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था। मैडम क्यूरी भी साथ में थी। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपको रेडियम की खोज किसने किया था, तो रेडियम की खोज जिसने किया था उनका नाम है मैडम क्यूरी। ठीक, ये सब क्वेश्चन पूछ सकता है। तो चलिए आगे मैं इससे रिलेटेड कुछ डिटेल्स में बता देता हूँ। जैसे आपसे बल के बारे में पूछेगा पक्का यूनिट, तो इसका न्यूटन होता है, और न्यूटन ने 3 लॉ भी दिया था, ये भी ध्यान में रखिएगा। उनके तीसरे लॉ के बारे में पूछ देता है तो क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है, ये याद रखिएगा। दूसरा है दाब, दाब का यूनिट पूछता है तो आपको पास्कल लगाना है, दाब का ऐसा यूनिट पास्कल होता है। कार का पूछेगा वर्क, वर्क का आपको यूनिट जो होता है ये 2 यूनिट होता है, एक न्यूटन मीटर जिसे ही जूल कहा जाता है, न्यूटन मीटर को ही क्या कहा जाता है, जूल कहा जाता है, ये याद रखिएगा। चौथे में है ऊर्जा, ऊर्जा का यूनिट क्या होता है, जूल होता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। 2 प्रकार की ऊर्जा होती है, एक गतिज ऊर्जा होती है और स्थितिज ऊर्जा होती है। गतिज ऊर्जा की फॉर्मूला याद रख लीजिएगा, हाफ mv² होता है, क्योंकि इससे रिलेटेड अगर न्यूमेरिकल देता है तो आप आराम से बना लीजिएगा। शक्ति का मात्रक जो होता है ये जूल प्रति सेकेंड होता है, जूल प्रति सेकेंड, या इसे वाट भी हम लोग बोलते हैं। तो आपको ज़्यादातर वाट ही देगा कि शक्ति का मात्रक क्या होगा, वाट होगा। ठीक, ताप का मात्रक क्या होता है, तो केल्विन होता है, यहाँ से ध्यान से आप देखते चलिएगा। ठीक, ताप का मात्रक केल्विन। उष्मा, उष्मा के मात्रक क्या होता है, जूल होता है। ठीक, और आपसे अगर पूछे विशिष्ट उष्मा के मात्रक क्या होता है, तो विशिष्ट उष्मा के मात्रक जूल प्रति किग्रा होता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। विद्युत धारा, विद्युत धारा के जो एसआई मात्रक होते हैं ये एम्पियर होते हैं, ए से डिनोट किया जाता है, इससे एम्पियर होता है विद्युत धारा को। ठीक, आगे देखते हैं विद्युत प्रतिरोध, विद्युत प्रतिरोध या प्रतिरोध की जो मात्रक होता है ये ओम होता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। और विद्युत आवेश का जो मात्रक होता है ये कुलम्ब होता है, कुलम्ब। ठीक, विद्युत धारिता का मात्रक क्या होता है, तो फैराडे, फैराडे, ये याद रखिएगा विद्युत धारिता। और ध्वनि की तीव्रता, ध्वनि की तीव्रता पूछ सकता है, तो ध्वनि की तीव्रता को डेसिबल में मापा जाता है। ठीक, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि किसका मात्रक डेसिबल है, तो ध्वनि की तीव्रता के मात्रक डेसिबल है। आवृत्ति, आवृत्ति के मात्रक जो होता है यह हर्ट्ज होता है। ठीक, और 20 हर्ट्ज से हम लोग 20,000 हर्ट्ज के बीच में श्रव्य ध्वनियाँ कहलाती है, जिसे हम लोग सुन सकते हैं, ये भी याद रखिएगा। तरंगधर, तरंगधर किसका मात्रक होता है, एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम, तरंगधर का मात्रक क्या होता है, एंगस्ट्रॉम होता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। समुद्र की गहराई किससे मापी जाती है, तो फैदम, फैदम से मापी जाती है समुद्र की गहराई, ये भी ध्यान में रखिएगा। गुप्त उष्मा, गुप्त उष्मा किससे मापी जाती है, आपको ऐसा ही मात्रक तो जूल प्रति किग्रा होता है गुप्त उष्मा का। ठीक, ये या ध्यान में रखिएगा। चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र का जो ऐसा ही मात्रक होता है ये गॉस होता है। तो एक क्वेश्चन के साथ मैं पूरा डिटेल्स इसलिए आपको करा रहा हूँ कि कभी भी क्वेश्चन आपसे पूछता है किसी भी रिलेटेड तो आराम से आप कर लीजिएगा। और डेली मैं जो कराता हूँ इसे आप डेली देखते चलिएगा, तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा और एक भी क्वेश्चन भी आपको एग्जाम हॉल में नहीं छूटेगा। ज्योति फ्लक्स, ज्योति फ्लक्स का क्या होता है, तो ल्यूमन होता है, क्या होता है, ल्यूमन होता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। पराध्वनि के जो मात्रक होते हैं ये आपको मैक में मापा जाता है। ठीक, मैप। लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता को डायोप्टर में मापा जाता है, ध्यान में रखिएगा, डायोप्टर में मापा जाता है। चश्मा की जो क्षमता होती है वो लेंस की क्षमता कहलाती है। ठीक, चश्मा की कुछ क्षमता नहीं होती, उसमें जो लेंस लगाया रहता है उसी का क्षमता होता है, जिसे डायोप्टर में मापा जाता है। संवेग और आवेग दोनों का एक ही मात्रक होता है, एक ही डायमेंशन भी होता है, जिसका होता है न्यूटन सेकेंड, न्यूटन सेकेंड होता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। विभवांतर, विभवांतर की जो मात्रक बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा ये, विभवांतर के मात्रक वोल्ट होता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स का होता है वेबर या मैक्सवेल। ठीक, और ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता को हम लोग कैंडेला में मापते हैं, तो ज्योति तीव्रता का ऐसे ही मात्रक कैंडेला। और वायुमंडलीय दाब, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, वायुमंडलीय दाब को बार में मापा जाता है, और बार का अगर पठांग जो है एक एक नीचे गिरता है तो इसका मतलब कि आंधी तूफान आने वाला है, इसका इंगित करता है। चुंबकीय प्रेरण का जो मात्रक होता है ये गॉस होता है, किसका होता है, चुंबकीय प्रेरण का मात्रक गॉस होता है। ठीक, तलीय कोण का जो मात्रक होता है ये रेडियन होता है, और ठोस कोण का जो मात्रक होता है ये अस्ट्रेडियन होता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। कोणीय वेग किससे मापा जाता है, तो कोणीय जो वेग होता है ना, कोणीय वेग, इसको रेडियन प्रति सेकेंड के मापा जाता है। ठीक, ये भी ध्यान में रखिएगा। अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि एथलीट फुट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होती है।
जो एथलीट फुट बीमारी है ये किससे उत्पन्न होती है, ये आपके सामने है। तो देखिए जो भी बीमारी से रिलेटेड क्वेश्चन होता है वो भी आपसे पूछा जाता है, ठीक। तो बीमारी से रिलेटेड भी कि किससे आपको उत्पन्न होने वाली बीमारी है, ठीक, तो इसको आपको बताना है। तो जो एथलीट फुट आपको उत्पन्न होती है ये किससे होती है, कवक से होती है। ध्यान से क्वेश्चन लगाइएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है। तो कवक से और भी बीमारी उत्पन्न होती है। कवक से उत्पन्न होने वाली बीमारी बहुत सी है, जैसे कि एथलीट फुट के साथ दाद। चलिए नीचे मैं आपको बता दे रहा हूँ कौन कौन सी बीमारी होता है। देखिए यहाँ पर एक तो गंजापन होता है, जैसे बाल झड़ने लगता है उसे गंजापन कहा जाता है, ठीक। ये टिटेनिया केपिटिस द्वारा होता है, ये एक प्रकार का कवक है। फिर दम्मा, दम्मा भी इसी के कारण होता है, ये ध्यान में रखिएगा। फिर दाद, दाद जो होता है ना ये खुजली वाला दाद वो। फिर खाज खुजली। फिर एथलीट फुट क्या होता है, इसे हाथी पाँव भी बोला जाता है। ये सभी किससे होती है, तो फफूंदी, फफूंदी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, तो ये कवक बोलते हैं फफूंदी, या याद रखिएगा फंगस डिसीज ये सब कहलाती है, ठीक। अब आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा डिजीज के बारे में, मैं कुछ आपको बता देता हूँ। जैसे से प्रोटोजोआ से क्वेश्चन पूछता है, प्रोटोजोआ से होने वाले। तो निंद्रा रोग एक होता है। निंद्रा रोग जो होता है इस, ये आपको क्या होता है, ये आपको जो मधुमक्खी, आपको मधुमक्खी नहीं माफ कीजिएगा, मक्खी होती है, सी मक्खी, उसी से निंद्रा रोग हो जाता है, ठीक। ये ध्यान में रखिएगा। पेचिस, पेचिस भी किससे होता है, प्रोटोजोआ से होता है, ठीक। मलेरिया, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बहुत बीबीआई, मलेरिया किसके कारण होता है, तो प्रोटोजोआ से ही होता है। पायरिया, जो खून आने लगता है ना आपके दांत उत में, पायरिया धोते समय, वो भी किससे, तो प्रोटोजोआ से। कालाजार किसे, कालाजार किससे होता है, ये भी प्रोटोजोआ से होता है, ठीक। तो ऐसे क्वेश्चन पूछता है तो आपको लगा लेना है। आगे क्वेश्चन हम देखते हैं। ऑन्कोलॉजी किसका अध्ययन है, ऑन्कोलॉजी किसका अध्ययन है ये आपको बताना है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अध्ययन से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ देता है। ऑन्कोलॉजी किसका अध्ययन है ये आपको बताना है, ठीक। तो ऑन्कोलॉजी में कैंसर का अध्ययन किया जाता है। किसका, कैंसर का अध्ययन किया जाता है। देखिए क्वेश्चन मैं इसलिए मैं दे रहा हूँ कि अपने दिमाग में आप सोच लीजिए और ईमानदारी पूर्वक टेस्ट लगाते चलिएगा, नहीं तो क्वेश्चन आपको ऐसे ही देखिएगा तो आपको फिर आपको ये हो जाएगा, शक हो जाएगा क्वेश्चन पर और आपका डाउट हो जाएगा तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ऑन्कोलॉजी किसका अध्ययन है, कैंसर का अध्ययन है, ठीक। और यहाँ पर देखिए कुछ अध्ययन से संबंधित मैं आपको बता देता हूँ, आपको जो जो पूछता है। जैसे बहुत वीवीआई क्वेश्चन सबसे पहला ही है कि न्यूमिस्मेटिक्स में किसका अध्ययन है या किससे संबंधित अध्ययन किया जाता है, ठीक। तो ये सिक्कों का अध्ययन है, ठीक है। ये ध्यान में रखिएगा, अलग अलग जो सिक्का होते हैं पाए जाते हैं अलग अलग राज्यकाल में। यहाँ देखिए एकोस्टिक्स किससे संबंधित अध्ययन है, एकोस्टिक्स में ध्वनि विज्ञान का अध्ययन किया जाता है, ठीक। ये भी ध्यान में रखिएगा। एंटोमोलॉजी, बहुत बीबीआई क्वेश्चन, एंटोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो कीट पतंग संबंधी विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। ऑरेंथियोलॉजी, ऑरेंथियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो ये पक्षी विज्ञान का ऑरेंथियोलॉजी में अध्ययन किया जाता है, ठीक। सेरीकल्चर, सेरीकल्चर जो है ये किससे अध्ययन किया जाता है, तो रेशम कीट पालन जो होता है इससे सेरीकल्चर बोला जाता है, ठीक। रेशम कीट का पालन का अध्ययन ही एपीकल्चर, एपीकल्चर में इसकी मधुमक्खी पालन होता है, एपीकल्चर में मधुमक्खी पालन होता है। हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर में क्या होता है, फलों का उत्पादन होता है, हॉर्टिकल्चर में क्या होता है, फलों का उत्पादन होता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। आगे चलते हैं। पीसी कल्चर, बहुत बीबीआई क्वेश्चन, पीसी कल्चर में क्या होता है, मत्स्य पालन होता है, पीसी कल्चर, ठीक। ये ध्यान में रखिएगा, पीसी कल्चर, ठीक। माइकोलॉजी, माइकोलॉजी में किसका अध्ययन होता है, तो कवकों का अध्ययन होता है माइकोलॉजी में। और फाइकोलॉजी में शैवालों का, दोनों में कंफ्यूजन हो जाता है। माइको मीन्स आपको कवक माइकोलॉजी, फाइको मीन्स आपको शैवाल फाइकोलॉजी, ठीक। एंथोलॉजी, एंथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो पुष्प अध्ययन किया जाता है एंथोलॉजी में। पोमोलॉजी, पोमो पोमो पोमो, तो पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन किया जाता है, ठीक। ये याद रखिएगा। एकेथियोलॉजी में किसका, तो मछलियों का अध्ययन किया जाता है एकेथियोलॉजी में, ठीक। आगे चलते हैं। डेंड्रोलॉजी, डेंड्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो वृक्षों का और एक झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है डेंड्रोलॉजी में, ठीक। ऑफियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो सर्पों का अध्ययन किया जाता है ऑफियोलॉजी में। और सेरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, पूछा हुआ था क्वेश्चन, तो ये छिपकलियों का अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ से जो जो क्वेश्चन मैंने बताया उसे जरूर आप देखिएगा। देखिए वीडियो लंबा इसी के चलते हो जाता है, पूरा डिटेल्स के साथ बताता हूँ, पूरा मेहनत के साथ मैं बताता हूँ, ठीक। और मैं आपसे उपेक्षा करता हूँ इसे 2-3 बार देखकर आप भी अपना रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक। अब हम आगे बातें हैं। यहाँ पर एलिसा परीक्षण किसके लिए निर्देशित है, जो एलिसा टेस्ट होता है ये किसके लिए कराया जाता है, ठीक। ये आपको बताना है एलिसा टेस्ट किसके लिए कराया जाता है, ठीक। तो यहाँ पर देखिए जो एलिसा टेस्ट होता है ये आपको एड्स के लिए होता है, एड्स, ये याद रखिएगा, HIV कारण एड्स का, ठीक। और यहाँ पर देखिए ये किसके कारण होता है, तो आपको एड्स जो है ना ये आपको वायरस के कारण होता है। वायरस को हिंदी में क्या बोला जाता है, वायरस की हिंदी में बोला जाता है आपको विषाणु, ठीक। विषाणु बोला जाता है, बैक्टीरिया को जीवाणु बोला जाता है। तो एड्स जो होता है ये आपको ध्यान में रखिएगा। एड्स का फुल फॉर्म पूछ सकता है, बहुत बार पूछा हुआ है एड्स का फुल फॉर्म। तो इसका होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड एमिनो डिफिशियंसी सिंड्रोम इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक। और HIV का फुल फॉर्म क्या होता है, HIV के कारण ही तो ये होता है, ठीक। HIV का फुल फॉर्म हो जाता है आपको ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, वायरस के कारण होता है तो
ह्यूमन जो में जो इम्यूनिटी सिस्टम यही तो खत्म हो जाता है ना एड्स में, और ये डिफिशियंसी हो जाता है, इसकी घट जाता है, तो ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस इसका होता है। ठीक, ये ध्यान में रखिएगा। तो ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि वायरस से होने वाले प्रमुख रोगों का नाम बताएं। मीन्स की जो आपको मीन्स की जो होते हैं वायरस से होने वाले लोग, विषाणु से होने वाले, तो मैं आपको एड्स तो एक बताया, एक होता है चेचक जिसे स्मॉल पॉक्स बोला जाता है, एक होता है इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा ठीक, एक होता है पोलियो, सबसे महत्वपूर्ण, पोलियो मार देता है ना पैर में, पोलियो जो, वो पोलियो का आपको ड्रॉप दिया जाता है। ठीक, ये भी आपको किसके वायरस के कारण होता है। एक होता है डेंगू ज्वर, डेंगू ज्वर जो होता है ये भी आपको होता है। हेपेटाइटिस जिसे पीलिया भी बोला जाता है, जिसे ज्वाइंटिस भी बोला जाता है, ठीक, ये भी आपको किसके कारण होता है, तो वायरस के कारण ही होता है। हाइड्रोफोबिया कुत्तों के काटने से होता है, ये हाइड्रोफोबिया भी क्या होता है, यह रेबीज जिसे बोला जाता है। ठीक, ये ध्यान में रखिएगा, हाइड्रोफोबिया या रेबीज एक तंत्रिका तंत्र से संक्रमण रोग, आपको रोग है ये भी होता है वायरस के कारण। मेनिंजाइटिस रोग, जो दिमाग का मेनिंजाइटिस रोग होता है, ट्रोकोमा होता है, छोटी माता, खसरा, गलसुआ, ये सभी वायरस जनित रोग हैं, ये सब याद रखिएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, निम्नलिखित में कौन सा सबसे अधिक स्थिर परितंत्र है। सबसे स्थिर परितंत्र आपको बताना है, या परिस्थितिकी तंत्र, आप ये आराम से बता सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो इसमें हो जाएगा महासागर, सबसे बड़ा भी है परितंत्र में ये महासागर। ठीक, हम बात करें तो सबसे बड़ा महासागर जो हो जाएगा ये प्रशांत महासागर हो जाएगा, पृथ्वी पर सबसे बड़ा महासागर है। ठीक, और इसकी सबसे मरियाना गर्त जो हो जाएगी सबसे खाई वाले, खाई मतलब कि सबसे खाई मतलब वो जो होता है ना सबसे निचली जो बिंदु खाई होता है। ठीक, ये आपको गर्त। क्वेश्चन नंबर 6 है, कहा जाता है कि ताजमहल मार्बल कैंसर से ग्रस्त है। यह मार्बल कैंसर क्या है, मार्बल कैंसर क्या है, किसके लिए इंगित किया जाता है मार्बल कैंसर को। ठीक, ये आपको बताना है। तो मार्बल कैंसर क्या है, अम्लीय जो वर्षा होता है ना उसी के कारण जो होता है मार्बल क्षय हो जाता है, और उसी को क्या कहा जाता है, मार्बल कैंसर बोला जाता है। ठीक, ये ध्यान में रखिएगा। तो इस कैंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक, ये आपको जो अम्लीय, जैसे सल्फर के ऑक्साइड आपको जो अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण होता है। ठीक, नाइट्रस ऑक्साइड जो होता है ये आपको जो अम्लीय वर्षा होता है इसका मुख्य कारण होता है। तो ये जो आपको अम्लीय वर्षा होती है ये आपको जो संगमरमर वाली क्षेत्र है या जो मार्बल वाला क्षेत्र उसको आपको खदाड़ देता है। ठीक, ये ध्यान में रखिएगा, इसलिए इसे मार्बल कैंसर बोला जाता है। 6 कैंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए कि परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बीबीआई क्वेश्चन है परमाणु बम का। तो परमाणु बम का आविष्कार जो किया गया था ये किया गया था ऑटो हॉर्न द्वारा, ये ध्यान में रखिएगा। और परमाणु बम जो है ना ये आपको किस सिद्धांत पर काम करता है, तो नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर, नाभिकीय विखंडन। और सूरज की ऊर्जा का स्रोत किस सिद्धांत पर काम करता है, तो नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर, या हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर। और सबसे पहला जो परमाणु बम गिराया गया था ये 6 अगस्त 1945 को गिराया था अमेरिका द्वारा, आपको हिरोशिमा पर। फिर आपको नागासाकी पर, हिरोशिमा और नागासाकी जो है जापान के दो शहर है, तो 9 अगस्त को फिर से गिराया गया था 1945 में आपको जापान पर, नागासाकी पर। ठीक, और इसका नाम जो था, एक का नाम था जो शुरू में गिराया था लिटिल बॉय, और बाद में जो 9 अगस्त को गिराया गया उसका फैटमैन नाम था, और उसके बाद ही आत्मसमर्पण कर दिया जापान और द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया था। ठीक, ई बराबर एम सी स्क्वायर पूछ सकता है, किसने फॉर्मूला दिया था। ई बराबर एम सी स्क्वायर ये दिए थे आइंस्टीन, अल्बर्ट आइंस्टीन, सदी के सबसे महान वैज्ञानिक। यहाँ पर देखिए कुछ आविष्कार और आविष्कारक झट समय करा देता हूँ, ज़्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। जैसे इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, जे जे थॉमसन, इलेक्ट्रॉन की खोज जे जे थॉमसन। प्रोटॉन की खोज किसने की थी, तो ये गोल्डस्टीन ने किया था। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था, तो ये जेम्स चैडविक ने किया था। ठीक, नाभिक की खोज किसने किया था, तो रदरफोर्ड ने किया था, ये भी ध्यान में रखिएगा। डायनेमो की खोज किसने किया था, तो माइकल फेराडे ने किया था। ठीक, ये भी ध्यान में रखिएगा। परमाणु सिद्धांत की खोज किसने किया था, जो जॉल डॉन्टल ने किया था। रेडियो सक्रियता की खोज किसने किया था, तो हेनरी बेकरल, यहाँ पर देखिए आ गया हेनरी बेकरल। रेडियम की खोज किसने किया था, तब मैडम क्यूरी ने किया था। ठीक, डायनामाइट की खोज किसने किया था, तो अल्फ्रेड नोबल ने किया था, और इन्हीं की याद में आपको नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। ठीक, पीएच स्केल की आविष्कार किसने किया था, पीएच स्केल अम्लीय क्षारीयता मापती है। जैसे 0 से लेकर 7 तक अगर होता है पीएच स्केल प्रमाण तो उसे अम्लीय कहा जाता है, और 7 से ऊपर 14 तक होता है तो उसे क्षारीय, और 7 के मेन 7 होता है तो उसे उदासीन बोला जाता है। पीएच स्केल के एसपी सेरेंसन ने किया था, ये ध्यान में रखिए। हाइड्रोजन की खोज किसने किया था, तो हेनरी कैवेंडिश ने किया था। नाइट्रोजन की खोज किसने किया था, तो ये आपको रदरफोर्ड ने। 78% जो वायुमंडल में है अभी हमारे नाइट्रोजन है सबसे ज्यादा गैस, उसके बाद ऑक्सीजन का स्थान आता है। ऑक्सीजन के आपको किसने खोज किया था, तो सीले और प्रिस्टले ने किया था, ये भी ध्यान में रखिएगा। अक्रिय गैस आर्गन की खोज किसने किया था, तो रेमजे और रेले ने अक्रिय गैस आर्गन की खोज किया था। थोरियम की खोज किसने किया था, तो बर्जिलियस ने थोरियम की खोज किया था, ये भी ध्यान में रखिएगा। टेलीविजन बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, टेलीविजन का जेल बेयर्ड ने किया था टेलीविजन की खोज। ठीक, बैरोमीटर की खोज किसने किया था, तो ट्रेसली ने किया था, जो वायुमंडलीय दाब मापा जाता है बैरोमीटर से। रेल इंजन की खोज किसने किया था, तो जॉर्ज स्टीफंस ने किया था। ग्रामोफोन की खोज किसने किया था, तो एडिसन ने किया था ग्रामोफोन का। ठीक, दूरबीन की खोज किसने किया था, गैलीलियो गैलीली ने आपको दूरबीन का आविष्कार किया था। भाप इंजन की खोज किसने किया था, जेम्स वाट ने किया था, यह भी ध्यान में रखिएगा।
विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने किया था? तो फैराडे ने किया था। एक्स किरण की खोज किसने किया था? रोंटिजन ने किया था, ये भी ध्यान में रखिएगा एक्स किरण। और लघुगणक की खोज की किसे श्रेय जाता है? तो जॉन नेपियर को जाता है, ठीक। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो भी मैं करा रहा हूँ इसे ध्यान से देखा कीजिएगा, ठीक। आगे चलते हैं। अगर मान लीजिए कि आप चाहते हैं कि मैं पूरा इसे ना डिटेल से ना बताऊँ, मात्र टेस्ट कराते चलो, तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, फोटोग्राफी की प्लेट पर निम्न में से किसकी परत चढ़ाई जाती है? फोटोग्राफी होती है उसके प्लेट पर निम्न में किसकी परत चढ़ाई जाती है? तो सिल्वर ब्रोमाइड की परत चढ़ाई जाती है, ये भी ध्यान में रखिएगा। आंसर बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए कि निम्न में से कौन सी धातु स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है? स्वतंत्र अवस्था में ये पाई जाती है, कौन सी धातु है? ठीक, अक्सर लोग इसका गहना बनाकर पहनते हैं, आप समझ गए होंगे, ये सोना धातु है, ठीक। सोना है। या ध्यान में रखिएगा एक बात कि सोना जो बहुत आघात वर्धनीय है, 10 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर लंबे आपको तार भी निकाला जा सकता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है कि मीथेन गैस उत्पादन करने वाला क्षेत्र है, जो मीथेन गैस आपको किससे बोला जाता है? CH4 जो होता है, मीथेन या मार्स गैस भी से बोला जाता है, ठीक। उत्पादन करने वाला क्षेत्र कौन सा है? तो ये आपको धान के खेत जो होता है उसमें आपको मीथेन गैस का उत्पादन होता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए कि मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा था। तो मानव निर्मित जो प्रथम कृत्रिम रेशा था ये रेयोन था, या याद रखिएगा रेयोन था। आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी हो जाएगा, ठीक। ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा क्या था, ठीक। तो ऐसे आपको क्या लगा देना होगा? ये रेयोन लगा देना होगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, मानव शरीर का रक्त बैंक कहलाता है। मानव शरीर का रक्त बैंक क्या कहलाता है ये आपको बताना है। इसमें से मानव शरीर का रक्त बैंक पलीहा को बोला जाता है, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। तो ये हो जाएगा सी। अब देखिए आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो फीमर मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है, ठीक, ये याद रखिएगा। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी पूछ सकता है, तो स्टेपिस जो है ये कान की हड्डी है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन पूछे कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, तो आपको क्या लगाना होगा? लीवर जिसे बोला जाता है, मिसकी यकृत है, ठीक, ध्यान में रखिएगा। और मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि पूछे, ध्यान में रखिएगा, अंतःस्रावी पूछे, ठीक, तो ये हो जाएगा थायराइड, जिससे थोरक्सिन हार्मोन निकलता है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, जैसे कि सबसे बड़ी कोशिका का नाम बताओ, तो सबसे बड़ी कोशिका कौन है? न्यूरॉन है, ठीक। सबसे बड़ी धमनी का नाम बताओ, तो एब्डोमिनल एवोटा, एब्डोमिनल एवोटा जो है ये सबसे बड़ी धमनी है, ठीक। सबसे बड़ी सीरा का नाम बताओ, तो इन्फीरियर वोनाकोवा जो है सबसे बड़ी सीरा है। सबसे बड़ी लंबी तंत्रिका तंक, सियोटिक तंत्रिका तंक सबसे बड़ी है। और सबसे बड़ी पेशी पूछे तो ग्लूटियस मैक्सिकस ये सबसे बड़ी पेशी है, और सबसे छोटी जो है ये अस्टेपिडियस है, ठीक। ये सब क्वेश्चन अगर पूछता है आपको तो आराम से लगा लेना है। सबसे व्यस्त अंग पूछता है तो आपको क्या लगाना होगा? क्वेश्चन जो पूछा वही मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे व्यस्त अंग हृदय लगाना है, और सबसे बड़ा अंग क्या पूछे तो सबसे बड़ा अंग त्वचा को लगा लेना है, स्किन जिसे बोला जाता है, ठीक। ये क्वेश्चन लगा लेना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछता है कि मानव शरीर में रक्त का आयतन कितना होता है? लगभग तो 5 से 6 लीटर होता है, ठीक। और एक दिन में मानव शरीर स्वस्थ मूत्र कितना त्याग कर सकता है? तो 1.5 से 1.5 लीटर त्याग कर सकता है। ये भी ध्यान में रखिए। आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही पर होंगे? सेल्सियस आपको जो है सेल्सियस में और फ़ारेनहाइट में एक ही ताप पर होगा। ये अगर तापमापी में मापा जाता है तो कितने डिग्री पर, ठीक। तो ये -40 डिग्री पर, -40 डिग्री पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों एक ही होते हैं, तापमापी में एक ही इंगित करेंगे, ठीक। तो 13 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए कि निम्न द्रवों में से ध्वनि सबसे तेज यात्रा करती है। सबसे पहले बता दें कि ध्वनि को यात्रा करने के लिए किसी माध्यम की जरूरत होती है। ये निर्वात में ध्वनि यात्रा नहीं कर सकती, ये भी ध्यान में रखिएगा। पूछ सकता है किसमें नहीं करती? निर्वात में। और ध्वनि सबसे तेज चलती है ठोस में, उसके बाद द्रव में, फिर उसके बाद गैस में, ठीक। और ध्वनि सबसे जो तेज चलती है इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो स्टील में सबसे ज़्यादा तेज चलती है, ये भी ध्यान में रखिएगा। वायु के 17 गुना ज़्यादा तेज आपको स्टील में चलती है, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये आपको सी हो जाएगा। और वायु की तीव्रता को डेसिबल में मापा जाता है, ये भी ध्यान में रखिएगा, ठीक। इसकी वायु नहीं, माफ कीजिएगा, ध्वनि की तीव्रता को डेसिमल में मापा जाता है, ठीक। ये सब क्वेश्चन आपको याद रखता है। और तार तत्व, एक ध्वनि का गुण होता है तार तत्व, जिसे पिच बोला जाता है, ठीक। जिससे क्या होता है कि आपको मैन का जो आवाज़ वो कड़वा होता है और मिस के ऊंचा सुनाई देता है, मिस के कड़वा सुनाई देता है। और जो लड़कियों का आवाज़ या आपको औरत की आवाज़ है ये थोड़ा मुलायम या थोड़ा आपको मतलब कि मधुर सुनाई देता है, या जिसे आप बोल सकते हैं कि थोड़ा आपको पतला सुनाई देता है, ठीक। तो आप जैसे भी बोलना चाहें बोल सकते हैं, वो तार तत्व पिच के कारण होता है। तो आगे चलते क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है?
तो और दूरदृष्टि दोष से पीड़ित अगर कोई व्यक्ति है तो दूरदृष्टि दोष किसे कहा जाता है? तो दूर की वस्तु तो साफ दिखाई देगा लेकिन नजदीक की वस्तु नहीं दिखाई देगा, ठीक, इसे दूरदृष्टि बोला जाता है। ठीक, और निकट दृष्टि दोष किसे बोला जाता है? तो निकट के वस्तु तो दिखाई देगा लेकिन दूर के वस्तुएं ना दिखाई देगा। ठीक, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि दूर दृष्टि के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है और निकट दृष्टि के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन आपको याद कर रखना है। ठीक, ऐसे क्वेश्चन पूछता है। और अगर आपका पूरा शरीर किसी दर्पण में देखना है, दर्पण में, ये याद रखिएगा, तो कौन सा दर्पण होगा? तो आपको समतल दर्पण में आपका शरीर का हाफ दर्पण लेना पड़ेगा। ठीक, हाफ, अगर शरीर का आपका हाफ दर्पण है तो आप पूरा अपना शरीर का उसमें प्रतिबिंब देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है कि सूर्योदय या सूर्यास्त के समय वायुमंडल में लालिमा किस कारण छा जाती है? सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आपको वायुमंडल में देखिएगा लालिमा छा जाती है, लाल दिखाई देने लगता है। ये किसके कारण दिखाई देने लगता है? तो ये प्रकाश के परिकिरणन के कारण, प्रकाश के परिकिरणन के कारण। 16 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। देखिए, प्रकाश के परिकिरणन के कारण बहुत सी घटनाएं आपको होती है, मैं आपको विस्तार में बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अपवर्तन पर पूछ सकता है, तो प्रकाश के अपवर्तन से तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही क्या दिखाई देता है? तो आपको कोई भी वस्तु पानी में रहेगा तो ऊपर उठा हुआ दिखाई देने लगेगा, पानी में आपको कोई डंडा डालिएगा तो टेढ़ा दिखाई देने लगेगा। यह अपवर्तन के कारण है। ठीक, ये भी ध्यान में रखिएगा। और प्रकाश के परिकिरणन के कारण क्या होता है? तो ये सूर्यास्त या सूर्योदय के समय लाल दिखाई देता है। यहाँ पर देखिए बहुत से यहाँ पर हो जाएगा, जैसे आकाश का रंग सूर्य के प्रकाश के परिकिरणन के कारण ही नीला दिखाई देता है, सबसे पहला हो जाएगा। सूर्योदय या सूर्यास्त के समय परिकिरणन के कारण ही लाल दिखाई देता है। ठीक, ये भी हो जाएगा। जब सूर्य आपको दोपहर के समय सिर के ऊपर होते हैं तो प्रकाश के वायुमंडल में कम दूरी तय करनी पड़ती है। ठीक, जिसके कारण परिकिरणन कम होता है और सूरज क्या होता है? सफेद दिखाई देने लगता है। समुद्र के पारे नीला दिखाई देता है प्रकाश के परिकिरणन के कारण ही, ये भी ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है कि एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध होता है, तो एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध कितना होता है ये आपको बताना है। ये आपके सामने क्वेश्चन का ऑप्शन रहा कि आदर्श एक वोल्टमीटर जो है इसका जो प्रतिरोध होता है ये इन्फिनिटी में इसकी असीमित होता है। ठीक, ये ध्यान में रखिएगा। 17 का आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है कि लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहा जाता है? आप देखिएगा कि अक्सर लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ा दिया जाता है ज़्यादा इलेक्ट्रिक वाले चीज़ पर, क्योंकि उसमें आपको जंग ना लगे, और इस प्रक्रिया को कहा जाता है लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाना ग्लोवाइनाइजेशन। ग्लोवाइनाइजेशन कहा जाता है। 18 के आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ये पूछ सकता है कि ग्लोवाइनाइजेशन में किसकी परत चढ़ाया जाता है लोहे पर? तो जिंक की चढ़ाया जाता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है कि निम्न में से कौन से प्रतिचुंबकीय है? इसमें से बताना है कि कौन से है जो कि प्रतिचुंबकीय है। ठीक, यहाँ पर देख लीजिए, तो यहाँ पर आप देखिएगा शीशा, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? बिस्मथ बोलते हैं, ये प्रतिचुंबकीय है। बाकी आप देखिएगा इसमें से ऑप्शन से डी और बी ए में इसकी कोबाल्ट, निकल और जो लोहा है ये चुंबकीय है। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए मैं आपको कुछ बता देता हूँ क्वेश्चन। जैसे कोबाल्ट जो है ना, ये विटामिन B12 में जो पाया जाता है ये कोबाल्ट पाया जाता है, जिसका नाम है साइनोकोबालिन, ये भी ध्यान में रखिएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है कि निम्न में से कौन सा धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है? तो कौन सी धातु इसकी धातु है जो अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है? तो ये जो आपको है ये जर्मेनियम है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक, और आपको जो सिलिकॉन होता है वो भी अर्धचालक होता है मिसकी, और उसका भी उपयोग किस में किया जाता है? तो उसका उपयोग जो किया जाता है वो आपको सोलर पैनल में किया जाता है और आपको चिप बनाने में किया जाता है, कंप्यूटर चिप में, ये भी ध्यान में रखिएगा। जो ये ग्रेफाइट है ये आपको हीरा का ही अप्रूप होता है, जिसका आपको कार्बन का अप्रूप जिसे बोल सकते हैं, और हीरा आपको कठोर होता है, ग्रेफाइट जबकि मुलायम होता है। ठीक, चांदी जो होता है ये आपको, ये ध्यान में रखिएगा, विद्युत का सबसे अच्छा चालक माना जाता है। क्या? तो चांदी को, ये भी ध्यान में रखिएगा। तो ये टोटल क्वेश्चन था। टोटल 20 क्वेश्चन मैंने आपको कराया, ध्यान में रखिएगा। और 20 क्वेश्चन में ईमानदारी पूर्वक आपको बताना है कि कितने क्वेश्चन सही हुआ है। अगर कोई भी क्वेश्चन में डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, और अगर आप चाह रहे हैं कि पूरा विस्तार से बताएं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आप चाह रहे हैं मात्र क्वेश्चन कराऊं, पूरा डिटेल्स नहीं बताऊं, तो वो भी आप बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद।